हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लास बसंतपुर से आदित्य कुमार आज प्रकाशिकी का 30वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रकाशिकी का 29 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप चाहे तो वहां से इसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण अर्थात डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। तो विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है विचलन रहित। तो विचलन रहित का मतलब होता है बिना विचलन के, अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना विचलन के जो वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, बिना विचलन के जो क्या होता है वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये उत्पन्न होता है जब दो प्रिज्मों का संयोग कर देते हैं तब। तो कह सकते हैं कि दो प्रिज्मों का ऐसा संयोग जिससे होकर गुजरने वाली जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है, जिससे होकर गुजरने वाली जो क्या होती है श्वेत प्रकाश की किरण होती है, उसमें जो बीच वाला जो रंग होता है, बीच वाले रंग से क्या होता है बिना विचलन के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या हम लोग जाने कि दो प्रिज्मों का ऐसा संयोग जिसमें क्या होता है जो श्वेत प्रकाश किरण उससे होकर जो गुजरता है, तो श्वेत प्रकाश के जो बीच वाले रंग होते हैं, उस बीच वाले रंग से क्या होता है बिना विचलन के वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो उसे हम लोग विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि दो प्रिज्मों का ऐसा संयोग जिससे होकर गुजरने वाली जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है, उससे उत्पन्न कुल विचलन क्या होता है, शून्य हो जाता है, लेकिन कुल वर्ण विक्षेपण शून्य नहीं हो पाता है। तो उसे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए लिखा गया है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का डेफिनेशन हम लिखे हुए हैं कि दो प्रिज्मों का ऐसा संयोग जिससे उत्पन्न कुल विचलन क्या होता है, शून्य हो जाता है। कुल विचलन क्या होता है, शून्य हो जाता है, लेकिन कुल वर्ण विक्षेपण क्या होता है, शून्य नहीं होता है। तो उसे विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये हम लोग विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के डिफिनेशन जाने। अब हम लोग जानते हैं, इसे फिगर द्वारा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दो प्रिज्म लिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रिज्म हमारा क्राउन कांच का है और दूसरा प्रिज्म जो है हमारा फ्लिंट कांच का है। जो क्राउन कांच वाला प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.52 होता है, और फ्लिंट कांच वाला जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.67 होता है। अब देखिए इससे हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे जो क्राउन कांच है, क्राउन कांच का अपवर्तक कोण कितना है, ए है, और फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण कितना है, ए डैश है। इससे हम क्या किए हैं, एक श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारे हुए हैं, और ये जो श्वेत प्रकाश किरण इससे होकर गुजर रही है, तीन रंगों में क्या हो रही है, विभाजित हो जा रही है। बाहर निकलने के बाद तीन रंगों में विक्षेपित हो जा रही है, या हम कह सकते हैं तीन रंगों में बंट जा रही है। तो इसमें जो बीच वाला जो रंग यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये बीच वाला रंग क्या हो रहा है, इस आपतित किरण के क्या हो जा रही है, समानांतर हो जा रही है। तो हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं या विचलन कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे आपतित किरण और बीच वाले जो रंग है एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके बीच विचलन कोण नहीं बनेगा, अर्थात इसके बीच विचलन नहीं होगा। लेकिन देख रहे हैं कि ये तीनों रंग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात तीनों रंग एक दूसरे को क्या कर रहा है, देख रहे हैं, या तीनों रंगों के बीच यहाँ पे क्या हो सकता है, कोण बन सकता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण की घटनाएं इससे उत्पन्न हो रही है, अर्थात वर्ण विक्षेपण की घटनाएं इससे उत्पन्न हो रही है, लेकिन विचलन की घटनाएं इससे उत्पन्न नहीं हो रही है। अब हम लोग जानते हैं क्या कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र क्या होता है, उसे हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए किसी भी सूत्र को हम लोग जब क्या करते हैं, निकालते हैं या सत्यापित करते हैं, तो उससे पहले हम लोग कुछ लिखना पड़ता है। जैसे भी यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि माना कि जो क्या है क्राउन कांच है, क्राउन कांच का अपवर्तक कोण कितना है, ए है, और फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण कितना है, ए डैश है। ये हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि क्राउन कांच का अपवर्तक कोण ए है और फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण कितना है, ए डैश है, तथा क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के लिए लाल, पीले और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक
क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच के लिए लाल, पीले और बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्रम से देखिए कितना है। क्राउन कांच के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक कितना है, क्राउन कांच के लिए है म्यू r है, और पीले रंग का अपवर्तनांक क्राउन कांच के लिए कितना है म्यू y है, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्राउन कांच के लिए कितना है तो म्यू v है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो क्राउन कांच है, क्राउन कांच का जो क्या है अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कितना है म्यू r, पीले रंग का म्यू y और बैगनी रंग का कितना है म्यू v है। और वही फ्लिंट कांच के लिए क्या है तो फ्लिंट कांच के लिए लाल के लिए है म्यू r डैश अपवर्तनांक दिया गया है, और पीले के लिए अपवर्तनांक कितना है म्यू y डैश है, और वही बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक कितना है म्यू v डैश है। तो ये हम लोग इसको माना कि लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, माना कि क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण ए तथा ए डैश है, तथा लाल, पीले और बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्राउन कांच के लिए म्यू r, म्यू y, म्यू v है, और फ्लिंट कांच के लिए म्यू r डैश, म्यू y डैश और म्यू v डैश है, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं, माना कि क्राउन तथा फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण कितना है ए तथा ए डैश है, तथा लाल, पीले और यहाँ पे और लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे और बैगनी रंगों का अपवर्तनांक क्रमशः क्राउन तथा फ्लिंट कांच के लिए, क्राउन तथा फ्लिंट कांच के लिए, तो क्राउन कांच के लिए हम लोग अभी जाने कि म्यू r, म्यू y और म्यू v, तथा फ्लिंट कांच के लिए कितना म्यू r डैश, म्यू y डैश और म्यू v डैश है। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, माना कि क्राउन तथा फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण कितना है ए तथा ए डैश है, और क्राउन तथा फ्लिंट कांच के लिए अपवर्तनांक कितना है तो लाल, पीले और बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना दिया है तो म्यू r, म्यू y, म्यू v तथा म्यू r डैश, म्यू y डैश और म्यू v डैश है। तो ये हम लोग माना कि लिखते हैं। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं कि विचलन रहित जो वर्ण विक्षेपण की जो घटनाएं होती है, इसमें कुल विचलन जो होता है शून्य होता है। इसमें कुल विचलन क्या होता है, शून्य होता है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, कुल विचलन निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसमें, कुल विचलन हम लोग निकालते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कुल विचलन हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए कुल विचलन हम लोग निकालते कैसे हैं, तो कुल विचलन निकालते हैं देखिए कैसे, जो क्राउन कांच का विचलन है और जो फ्लिंट कांच का विचलन है, उन दोनों विचलन को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल विचलन निकल जाता है। तो हम क्राउन कांच के विचलन को डेल्टा 1 से सूचित कर रहे हैं, और वही फ्लिंट कांच के विचलन कोण को हम डेल्टा 2 से सूचित कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, तो क्राउन कांच का विचलन को डेल्टा 1 से और फ्लिंट कांच के विचलन को हम डेल्टा 2 से सूचित कर रहे हैं। अर्थात डेल्टा 1 जो डेल्टा 2 क्या कहलाएगा, कुल विचलन कहलाएगा, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कुल विचलन कितना होगा, डेल्टा 1 जोड़ डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 जो डेल्टा 2 किसके बराबर होता है, तो कुल विचलन के बराबर होता है। और कुल विचलन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डेल्टा से सूचित करते हैं। तो एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग जानते हैं क्या कि विचलन का हम लोग बहुत पहले से ही सूत्र जानते हैं कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, म्यू y माइनस 1 इंटू ए होता है। क्या होता है, म्यू y माइनस 1 इंटू ए होता है। अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, बीच वाले रंग का अपवर्तनांक माइनस 1 इंटू जिस प्रिज्म का अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विचलन निकाल रहे हैं, उसका अपवर्तक कोण। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा 1 अर्थात क्राउन कांच के लिए हम लोग निकाले विचलन, तो डेल्टा 1 करेंगे, और डेल्टा 1 करके हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला रंग उसका देखिए, तो क्राउन कांच के लिए बीच वाला रंग कितना है तो म्यू y है, तो म्यू y लिख दिए, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिए, और ए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो ए क्या है, जो प्रिज्म था उस प्रिज्म का अपवर्तक कोण। तो यहाँ पे हम लोग का प्रिज्म कौन सा है, तो क्राउन कांच है, और क्राउन कांच का अपवर्तक कोण कितना है देखिए तो ए है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए लिख दिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा 1 बराबर क्या होता है, म्यू y माइनस 1 इंटू ए होता है। और वही डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, तो डेल्टा 2 देखिए तो यहाँ पे बीच वाला रंग कितना है हम लोगों का, डेल्टा 2 किसका है तो फ्लिंट कांच का है, और फ्लिंट कांच के बीच वाला रंग कितना है तो म्यू y डैश है। तो हम क्या किए, म्यू y डैश माइनस 1, और देखिए यहाँ पे जो फ्लिंट कांच है उसका अपवर्तक कोण कितना है, ए डैश है, तो हम ए डैश यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो डेल्टा बराबर हम लोग इतना जान गए, और डेल्टा 2 बराबर हम लोग इतना जानते हैं। तो देखिए दोनों का मान जब हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा, डेल्टा 1 का मान कितना है, म्यू y माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू y माइनस 1 इंटू ए रख दिए,
और डेल्टा टू का मान हम लोग कितना रखे हैं, तो मी वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कुल विचलन इसमें क्या होता है, शून्य होता है। तो हम कुल विचलन क्या कर दिए, देखिए तो यहाँ पे शून्य कर दिए। जब कुल विचलन को हम लोग शून्य करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो जब कुल विचलन बराबर 0 तो क्या होगा, यहाँ कुल विचलन हमारा डेल्टा है, तो डेल्टा के जगह पर हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। और जिस तरह से इधर लिखा गया उसी तरह से हम इसको क्या कर दिए, उतार दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ए डैश का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ए डैश का। तो ए डैश का मान निकालने के लिए ए डैश वाले पद को जहाँ पे है वहीं पे रहने देते हैं। देखिए जहाँ पे है वहीं पे हम रहने दिए इसको, और उसके अतिरिक्त वाला जो पद है मी वाई माइनस 1 इंटू ए है, इसको हम बराबर के दूसरे साइड में लेकर चले जाते हैं। तो जब ये बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात मी वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ए डैश निकालने के लिए हम क्या किए, इसको क्या किए, बराबर के दूसरे साइड में भेज दिए। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं, तो हम यहाँ से ए डैश निकाल रहे हैं। देखिए तो ए डैश के गुना में ये दिया गया है क्या, तो मी वाई डैश माइनस 1 दिया गया है। तो इसको बराबर के अगर हम दूसरे साइड में ले जाते हैं तो क्या होता है, भाग में चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए तो बराबर के इस साइड में क्या दिया गया हम लोगों का, तो दिया गया है मी वाई माइनस 1 इंटू ए दिया गया है, मी वाई माइनस 1 इंटू ए दिया गया है। और इसको हम क्या करेंगे, मी वाई डैश माइनस 1 को जब हम इधर लाएंगे ये क्या हो जाएगा, बट्टे में चला आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो मी वाई डैश माइनस 1 हो जाएगा। और इक्वल में देखिए तो क्या निकल जाएगा हम लोग का, ए डैश हो जाएगा यहाँ पे। तो हमको ए डैश निकालने के लिए हमने क्या किया, ए डैश के जो गुना में था उसको बराबर के दूसरे साइड में हम लोग लेकर चले गए। तो इस तरह से हम लोग क्या निकल गया, ए डैश निकल गया। तो ये हम लोग क्या निकाले, देखिए तो इसको हम लोग निकाले, ए डैश का मान यहाँ पे निकाले हुए। थोड़ा अब यहाँ समझिएगा, ये जो ए डैश है ये फ्लिंट कांच का क्या है, अपवर्तक कोण है। ये क्या होता है, फ्लिंट कांच का क्या होता है, कांच का अपवर्तक कोण होता है। क्या होता है, अपवर्तक कोण। तो जब भी हम लोग से पूछा जाए कि फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण ज्ञात करें, कब, जब बिना विचलन के वर्ण विक्षेपण की घटनाएं उत्पन्न होती है तब। तो हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करके क्या करते हैं, फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण का निकालते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग की कोई ये घटना दिया रहा है कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण की घटनाएं उत्पन्न होती है, तो हम लोग से ये पूछा जाए कि फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण कितना होगा, तो हम किस सूत्र द्वारा निकालेंगे, तो इसी सूत्र के यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण को निकालते हैं। तो ये हम लोग ए डैश निकाले। अब देखिए हम लोग इसी में जाने हुए हैं कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, कुल विचलन तो शून्य हो जाता है, लेकिन कुल वर्ण विक्षेपण क्या होता है, शून्य नहीं हो पाता है। तो अब हम लोग निकालेंगे कुल वर्ण विक्षेपण। तो आइए हम लोग कुल वर्ण विक्षेपण निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे, अब हम लोग जो कुल वर्ण विक्षेपण निकाल रहे हैं, इससे पहले हम लोग ये जान रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण को सूचित कैसे करते हैं। तो वर्ण विक्षेपण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, और थीटा बराबर हम लोग सूत्र बहुत पहले से ही जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है। तो कहता है क्या कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक, और जिस प्रिज्म का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो वर्ण विक्षेपण निकाल रहे हैं, अर्थात कोणीय वर्ण विक्षेपण निकाल रहे हैं, उसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण लेते हैं। अब एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग जाने कि क्या करते हैं, हम लोग वर्ण विक्षेपण अर्थात कोणीय वर्ण विक्षेपण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, थीटा से सूचित करते हैं। और थीटा बराबर क्या होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक इंटू जिस प्रिज्म का हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण अर्थात वर्ण विक्षेपण हम लोग निकाल रहे हैं, उसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण होता है। तो अब देखिए हम लोग का दो प्रिज्म दिया गया है, तो जो दो प्रिज्म है उसमें सबसे पहला प्रिज्म हम लोग क्राउन कांच का है। तो क्राउन कांच का हम क्या मान रहे हैं, तो वर्ण विक्षेपण को थीटा 1 से सूचित कर रहे हैं। किससे सूचित कर रहे हैं, थीटा 1 से। और फ्लिंट कांच के क्या वर्ण विक्षेपण को हम किससे सूचित कर रहे हैं, तो थीटा 2 से। और कुल वर्ण विक्षेपण हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दोनों प्रिज्मों का वर्ण विक्षेपण का योग कुल वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो दोनों देखिए, तो प्रिज्मों का पहला प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण जो दूसरे प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कुल वर्ण विक्षेपण होता है। और कुल वर्ण विक्षेपण को हम किससे सूचित कर रहे हैं, तो थीटा से सूचित कर रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग थीटा बराबर, तो ये सूत्र जानते हैं कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक इंटू जिस प्रिज्म का अपवर्तक कोण, जिस प्रिज्म का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, विचलन निकाल रहे हैं, विचलन नहीं, जिस प्रिज्म का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्ण विक्षेपण निकाल रहे हैं, उसी
प्रिज्म का क्या, अपवर्तक कोण। तो हम लोग देखिए तो किस प्रिज्म का हम लोग निकाल रहे हैं, तो देखिए तो हम लोग सबसे पहले θ1 निकाल रहे हैं। θ1 हमारा क्या है, तो क्राउन कांच का क्या है, तो वर्ण विक्षेपण है। तो देखिए तो θ1 हम जब निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं क्राउन कांच का बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना है, तो उसका क्राउन कांच के लिए म्यू भी दिया गया है बैगनी रंग का अपवर्तनांक, और लाल रंग का अपवर्तनांक हम लोग कितना जानते हैं क्राउन कांच के लिए, तो म्यू आर। और क्राउन कांच का अपवर्तक कोण हम लोग को कितना दिया गया था, ए। तो θ1 हमारा कितना निकल गया, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए निकल गया। अब अगर हम θ2 निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, θ2, तो देखिए तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो बैगनी रंग इसमें होता है, किसमें, फ्लिंट कांच में बैगनी रंग का अपवर्तनांक कितना होता है, म्यू भी डैश होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक कितना होता है, म्यू आर डैश होता है, और फ्लिंट कांच का अपवर्तक कोण कितना होता है, ए डैश होता है। ठीक है, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। तो अब देखिए इन दोनों मान को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए तो θ1 हमारा कितना है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, प्लस है तो प्लस म्यू भी डैश म्यू आर डैश इंटू ए डैश। अब देखिए यहाँ पे हमारा थीटा जो लिखा गया, थीटा हम इसको लिख दिए, और इसको हम क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा देर के लिए समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्यों समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो देखिए ए डैश यहाँ पे है, और ए डैश का जो हम यहाँ पे मान निकाले हुए हैं उसी ए डैश के मान यहाँ पे हमको रखना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए डैश का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए रखिए तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा बराबर है तो हमने बराबर लिख दिया, और यहाँ पे लिखा गया है क्या, म्यू भी है तो म्यू भी माइनस म्यू आर है तो म्यू आर इंटू में ए है तो ए हमने लिख लिया, प्लस म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू में ए डैश का मान देखिए तो कितना हम लोग निकाले हुए हैं, तो ए डैश का मान हम लोग निकाले हैं माइनस कितना, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और बटे में हम लोग कितना है, तो म्यू वाई डैश माइनस 1 है तो उसको हमने लिख दिया और इसके घेर दिया हम। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको हम आगे करते हैं। देखिए इसको लिख देते हैं जिस तरह से, उसी तरह से हम इसको लिख देते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, म्यू भी डैश क्या लिखा गया है, ये देखिए तो म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू में क्या है, देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है कितना, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और बटे में हमारा कितना है, देखिए तो म्यू वाई डैश माइनस 1 है। तो इस तरह से हम लोग इसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो है हम लोगों का, यहाँ पे हम इसको पूरा बाटा कर लेते हैं। अब देखिए ये जो है हम लोगों का दो पद निकल गया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये एक पद हो गया हम लोगों का, ये हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ, और ये यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ, दो पद है, यहाँ पे एक पद और ये दूसरा पद। इन दोनों पदों में से हम क्या करते हैं, तो देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं। किसको कॉमन लेते हैं, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को हम कॉमन ले रहे हैं। किसको कॉमन ले रहे हैं, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन हम लोग लेंगे तो एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पद में केवल ए है तो ये तो कॉमन हो गया, इस पद में ए है तो ए तो कॉमन हो गया, लेकिन इस पद में म्यू वाई माइनस 1 इस पद में नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जिस पद से हम लोग कुछ कॉमन ले रहे हैं उस पद में अगर वो पद नहीं दिया रहा है तो उसी पद से हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे हम इसमें से कॉमन जो ले रहे हैं, जैसे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें म्यू वाई माइनस 1 नहीं है, इस कारण से इसमें हम क्या करेंगे, म्यू वाई माइनस 1 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, वहाँ पे देखिए तो क्या लिखा गया है, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, और ये तो पूरा कॉमन हो चुका है। यहाँ पे बटे में हम लोग को क्या बचा हुआ है, म्यू वाई डैश माइनस 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये है थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हम लोग क्या निकालें, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और इसका मतलब हम लोग बहुत पहले से जानते हो ओमेगा होता है, तो ये हो गया ओमेगा, और इसको हम ओमेगा डैश से सूचित कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा डैश होता क्या है, जहाँ ओमेगा जो होता है ये होता है हम लोग क्या, क्राउन कांच का, क्राउन
कांच का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, क्षमता होता है, ठीक है। और ओमेगा डैश क्या होता है, तो ये होता है फ्लिंट कांच का वर्ण विक्षेपण क्षमता होता है। और हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण जो क्षमता होता है ओमेगा से इसको सूचित किया जाता है। और ओमेगा बराबर क्या होता है, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक बटे बीच वाला जो रंग होता है पीला उसका अपवर्तनांक -1 होता है, ठीक है। यही हम लोग सूत्र जानते हैं। तो देखिए, तो यही सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई -1, तो उसको हम लिख दिए ओमेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे सब जगह डैश लगाए गए इसलिए हम इसको क्या लगा दिए, ओमेगा डैश निकाल दिए। तो इस तरह से हम लोग ये क्या निकाले, एक सूत्र यहाँ पे निकाले, ठीक है। ये सूत्र किसके लिए निकला, ये हम लोग सूत्र देखे क्या कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए निकला, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए क्या निकला, विक्षेपण के लिए ये सूत्र निकला हम लोगों का, ठीक है। तो ये हम लोग निकाले विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए सूत्र निकाले। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो होता है ये हम लोगों का 12th के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, अर्थात ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है।